गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार बता देंगे फिर मैं चालू करता हूं। ठीक, आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी में। आज हम छत्तीसगढ़ की कक्षाएं चालू करने वाले हैं। सिलेबस ब्रीफिंग रवि सर कर चुके हैं आप लोगों को यूट्यूब में, तो हम सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक पे आकर के सिलेबस को चालू करेंगे क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। तो आज से हम छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी चालू करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम इन सारी चीजों को देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, उसके बाद देखेंगे प्रशासनिक पद सोपान, फिर संभाग व जिले पर चर्चा करेंगे, उसके पश्चात भू आवेष्टित जिलों पर चर्चा करेंगे, पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे, कर्क रेखा और आईएसटी पर चर्चा करेंगे और सामान्य प्रशासन पे चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से सामान्य परिचय, प्रशासनिक पद सोपान, संभाग व जिले, भू आवेष्टित जिला, पड़ोसी राज्य, स्थिति विस्तार, कर्क रेखा, आईएसटी और सामान्य प्रशासन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक मैप प्रिपेयर कर लेता हूं। आप भी मेरे साथ साथ मैप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ का एक मैप बना हुआ है। ठीक, मैं जूम आउट करता हूं जिससे आप लोगों को और बेहतर तरीके से दिख जाए। दिख रहा है क्या? ठीक, चलिए एक सामान्य सा छत्तीसगढ़ का मैप अपन ने केवल आउटलाइन बनाया है अभी तक और इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले इस पे चर्चा करने से पहले आप मुझे यह बताइए कि छत्तीसगढ़ कौन है। अगर आपसे कोई रास्ते में रोक करके आपसे पूछे कि भाई छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ कौन है, तो हम क्या बताते हैं? तो हमारे पास गिन करके 3 या 4 जानकारियां हैं जिसे हम उनके सामने परोस देते हैं। जैसे भाई छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है, 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ, भारत संघ का 26वें नंबर का राज्य है। बस ये सारी चीजें अपन उनके सामने रख देते हैं कि भाई मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। लेकिन क्या ये जानकारी पर्याप्त है? क्या इस जानकारी से हम किसी को छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? क्या विस्तृत तौर पे छत्तीसगढ़ क्या है बता सकते हैं? तो नहीं बताया जा सकता। तो आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व बात हो रही है 1918 की। कब की बात हो रही है? सन 1918 की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या नाम था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पंक्तियां दी। इन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा। छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सन 1918 में कुछ पंक्तियां दी जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उस पंक्तियों के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो आइए पहले पंक्तियां पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि चीजें कैसी हैं। उन्होंने कहा, एक ऐसा भूभाग
जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत है, जिसके पूर्व में ब्राह्मणी और पश्चिम में वेनगंगा नदी का प्रवाह है, जहां गढ़ नाम वाची संज्ञा का प्रयोग है, जहां धान की खेती की जाती है, जहां सींग बाजा का प्रचार है, जहां महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है, वही भूभाग क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? केवल और केवल पंक्तियों को उठा करके जैसा लिखा है वैसा वैसा पढ़ लिया। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन पंक्तियों में कहा क्या। सबसे पहली लाइन, एक ऐसा भूभाग, भूभाग अर्थात छत्तीसगढ़ क्या है? तो छत्तीसगढ़ भूमि का एक टुकड़ा है। क्या है? छत्तीसगढ़ भूमि का एक टुकड़ा है, जो कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ भूभाग ही क्या है? छत्तीसगढ़। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? जिसके पूर्व में ब्राह्मणी तथा पश्चिम में वेनगंगा नदी का प्रवाह है। क्या बोला? जिसके पूर्व में ब्राह्मणी तथा पश्चिम में वेनगंगा नदी का प्रवाह है। इस प्रकार हमने क्या किया? शुरुआती चार पंक्तियों में यह देखा कि एक ऐसा भूभाग अर्थात एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो कि उत्तर में विंध्याचल पर्वत से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी और पूर्व में ब्राह्मणी से लेकर के पश्चिम में वेनगंगा नदी तक फैला हुआ है। इसका मतलब इन शुरुआती चार पंक्तियों से हमें क्या पता चला? तो इन शुरुआती चार पंक्तियों से हमें विस्तार के बारे में पता चला, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के गोदावरी नदी तक और वेनगंगा नदी से लेकर के ब्राह्मणी नदी तक इसका विस्तार है। अर्थात उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक आउटलाइन खींच दिया गया कि इसके बीच में जो भूमि का टुकड़ा है वही क्या है? तो वही छत्तीसगढ़ है। क्या यहां तक के समझ में आया? तो आशा करता हूं ये लाइन अपने को समझ में आई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगली पंक्ति की दिशा में चलते हैं। और अगली पंक्ति क्या कहा उन्होंने? जहां गढ़ नाम वाची संज्ञा का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? गढ़ नाम वाची संज्ञा का प्रयोग है। सबसे पहले समझने का प्रयत्न कीजिए कि छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। कैसा इतिहास रहा है? तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस गौरवशाली इतिहास में लगभग 1000 वर्षों तक कलचुरियों ने शासन किया। किसने शासन किया? कलचुरियों ने शासन किया। तो कलचुरियों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया? एक व्यवस्था का सृजन किया। और वो व्यवस्था क्या थी? तो गढ़ व्यवस्था। कैसी व्यवस्था थी? गढ़ व्यवस्था। तो उन्होंने क्या किया? यहां पे आप देखते हैं एक नदी बहती है, ठीक, जिसका नाम है शिवनाथ नदी। यहां तक आती है, उसके बाद यहां से तो आपकी महानदी आ जाती है। तो मैं इसको पूरा का पूरा इस एरिया को शिवनाथ नदी का हिस्सा मान करके चल रहा हूं, ठीक। तो यहां पर एक नदी बहती है छत्तीसगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसे हम शिवनाथ नदी के नाम से जानते हैं। इस शिवनाथ नदी को आधार माना कि इन्होंने, कलचुरियों ने इस शिवनाथ नदी को आधार माना और इस शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ बनाए और इस शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ बनाए। मैंने क्या बोला? शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। 18 और 18 गढ़ों को मिलाकर के कितने गढ़ हो गए? 36 गढ़ हुए। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो सर्वमान मत है, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा मान्य मत है छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित, वो यही है कि कलचुरियों ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवनाथ नदी को आधार मान करके उसके उत्तर में 18 गढ़ों का सृजन किया और उसके दक्षिण में 18 गढ़ों का सृजन किया। और ये 18 और 18 गढ़ मिलाकर के क्या बने? छत्तीसगढ़ बने। तो इसी आधार पे छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। क्या यह क्लियर है? बढ़े थोड़ा सा आगे। तो इस बात को किसने बताया? आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बताया। क्या बताया? तो छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित अवधारणा के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित अवधारणा, कॉन्सेप्ट को बताया, ठीक। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? पहले तो अपने को यह समझ में आया कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, ठीक।
क्लियर है? अब बात करते हैं, जैसे देखिए मेरा नाम है सुयश राजपूत, ठीक? तो मेरे सुयश के बाद क्या लगा हुआ है? राजपूत लगा हुआ है। किसी के आगे वर्मा लगा होगा, किसी के आगे शर्मा लगा होगा, किसी के आगे पांडे लगा होगा, किसी के आगे भोई लगा होगा। ये भोई किसके बारे में बता रहा है? तो जीतू के बारे में बता रहा है। ये पांडे किसके बारे में बता रहा है? तो महेंद्र के बारे में बता रहा है। ये राजपूत किसके बारे में बता रहा है? तो ये सुयश के बारे में बता रहा है, ठीक? वैसे ही इस छत्तीसगढ़ में ये जो गढ़ है, ये जो छत्तीसगढ़ में ये जो गढ़ है, ये भी सरनेम की तरह बाद में लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? छत्तीस के बारे में बता रहा है कि छत्तीस क्या है? घर है, मैदान है, तालाब है, नदी है, कुआं है। क्या है? ना ये तालाब है, ना ये मैदान है, ये क्या है? गढ़। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो गढ़ नामवाची संज्ञा का प्रयोग है, नामवाची संज्ञा क्या होता है? ये यही होता है जो आपके पहले वाले शब्द के बारे में बताए। तो पहले वाला शब्द क्या है? छत्तीस। उस छत्तीस में क्लियर नहीं है कि छत्तीस क्या है, तो 36 को क्लियर करने के लिए यहां पे बताया गया कि गढ़, तो ये गढ़ ही क्या है? नामवाची संज्ञा। तो इन्होंने अगली पंक्ति में क्या बताया कि छत्तीसगढ़ का नामकरण शिवनाथ नदी के उत्तर और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ों को मिलाकर के हुआ है। इस कारण छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो गढ़ है वो क्या बता रहा है? 36 के बारे में बता रहा है कि 36 क्या है? तो छत्तीसगढ़ है। अतः छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा? छत्तीसगढ़ उन 36 गढ़ों के आधार पर पड़ा जो कि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में कलचुरियों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया था। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? भूभाग, भूमि का टुकड़ा जो यहां से यहां और यहां से यहां तक फैला हुआ है, अर्थात विस्तार बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? नामकरण से संबंधित अवधारणा के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे किया गया। इसके बाद अगली पंक्ति में चलते हैं। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा जहां धान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा भूभाग है जो यहां से यहां और यहां से यहां तक फैला हुआ है। और अगर आप ऐसे भूभाग में कहीं पर भी घूमते हुए जाते हैं, कहीं भी टहलते हुए जाते हैं और आपको कहीं पे भी धान की बालियां लहलहाते हुए दिख जाएं, तो आप क्या समझ जाइएगा? आप छत्तीसगढ़ की पावन धरा में खड़े हुए। अब ये पंक्ति मैं कैसे बोल पा रहा हूं? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की मृदा, छत्तीसगढ़ का जल संसाधन, ये सारे के सारे किसके लिए उपयुक्त हैं? तो धान की खेती के लिए उपयुक्त हैं। इसीलिए यहां पर लगभग 50,000 के आसपास धान की प्रजातियां पाई जाती हैं। तथा छत्तीसगढ़ को शायद इसीलिए ही धान का कटोरा कहा जाता है क्या? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि एक ऐसे भूभाग से गुजर रहे हैं जो इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, और यदि वहां पे कहीं पे भी धान की बालियां लहलहाते हुए दिख जाए तो आप क्या समझ जाइएगा? आप छत्तीसगढ़ के पावन धरा में खड़े हुए। क्या ये वाली पंक्ति भी क्लियर है? तो इस पंक्ति में उन्होंने क्या बताया? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषता के बारे में बताया। किसके बारे में बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ की एक भौगोलिक विशेषता कि जलवायु, मृदा और सिंचाई के संसाधन, जल संसाधन किसके लिए उपयुक्त है? धान की खेती के लिए उपयुक्त है। और धान की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जा रहा है। इसलिए यहां पर आपको धान की बालियां लहलहाते हुए दिख जाएंगी। तो जिस क्षेत्र में धान की खेती की जाती है वही भूभाग क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? चलो अगली पंक्ति। अगली पंक्ति में लिखा है जहां सींग बाजा का प्रचार। तो छत्तीसगढ़ का चाहे सामान्य परिवेश हो, चाहे जनजाति परिवेश हो, चाहे आप सामान्य समाज की बात करें छत्तीसगढ़ के, चाहे जनजाति समाज की बात करें, वहां पर एक सांस्कृतिक विशेषता जरूर देखने को मिलती है। चाहे वो कोई पर्व हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, सभी समय पे वहां पर सींग बाजा का प्रयोग देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि सींग बाजा क्या है, और नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके बिल्कुल देखिए। सींग बाजा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसको मैं देखा तो था, लेकिन आज तक पता नहीं था कि इसको सींग बाजा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिवेश में और जनजाति परिवेश में एक बाजे का विशेष महत्व है। वो किसी भी पर्व में, किसी भी अनुष्ठान में जरूर बजाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? सींग बाजा के नाम से जानते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बताया कि यदि आप एक ऐसे भूभाग से गुजर रहे हैं जो कि यहां से यहां और यहां से यहां तक फैला हुआ है,
और वहां कहीं पे भी किसी भी पर्व में, किसी भी अनुष्ठान में यदि सींग बाजा का प्रयोग होता हुआ दिख जाए तो आप क्या समझ जाइएगा, आप कहां पर खड़े हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार अगली विशेषता कैसी बताई उन्होंने? तो एक सांस्कृतिक विशेषता बताई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित एक विशेषता के बारे में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषता है कि यहां पे सींग बाजा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पर्व हो चाहे वो अनुष्ठान। तो ये भी लाइन क्लियर है। बढ़ते हैं अगली लाइन की दिशा में, जहां पे कहा गया कि महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है। क्या कहा गया? महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र। आप गांव तो गए होंगे, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र के गांव हो चाहे वो सामान्य छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग के गांव हो, हर जगह आपने कॉमन चीज देखी होगी कि जो बूढ़ी महिला होती, जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला है 60 साल 70 साल 80 साल, वो आज भी अपना पहनावा केवल और केवल एक साड़ी लपेट करके पूर्ण कर लेती है। उनको ना ही ब्लाउज की आवश्यकता पड़ती है ना ही पेटीकोट की आवश्यकता पड़ती है। बिना ब्लाउज के बिना पेटीकोट के वो क्या करते हैं? अपना पहनावा पूर्ण कर लेते हैं। ये चीज आपने देखा है कि नहीं देखा है? बताइए। देखा होगा तो बिल्कुल आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सामान्य समाज हो चाहे जनजाति समाज हो, हर जगह पर इस प्रकार की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में एक विशेष सांस्कृतिक लक्षण पाया जाता है जहां पे महिलाएं बिना किसी अन्य वस्त्र के केवल और केवल एक कपड़े का टुकड़ा लपेट करके क्या कर लेती हैं? अपना पहनावा पूर्ण कर लेती है। उसी बारे में उन्होंने बताया कि जहां महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है, जरूरी नहीं कि हर समय हो, लेकिन प्रायः एक वस्त्र है, वही भूभाग छत्तीसगढ़। वही भूभाग क्या है? छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार ये अगली विशेषता जो बताई वह भी एक कैसी विशेषता है? एक सांस्कृतिक लक्षण है, एक सांस्कृतिक विशेषता है। तो इन पंक्तियों से अपने को क्या जानने को मिला? हमने पढ़ तो लिया कि वही भूभाग छत्तीसगढ़ है, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि इससे हमें जानने को क्या मिला। पहली बात जानने को यह मिली कि यह भूमि का एक टुकड़ा है। छत्तीसगढ़ एक कैसा कॉन्सेप्ट है? तो भूमि के टुकड़े का कॉन्सेप्ट है। अगर भूमि का टुकड़ा नहीं है तो छत्तीसगढ़ नहीं। ऐसा किसने कहा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। फिर क्या बताया? उसका विस्तार बताया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के गोदावरी नदी और ब्राह्मणी नदी से वेनगंगा नदी तक इसका विस्तार है। अर्थात भौगोलिक सीमाओं के बारे में बताया कि इसके बीच में जो भूमि का टुकड़ा है वही क्या है? वही छत्तीसगढ़। इसके बाद उन्होंने क्या बताया? यहां गढ़ नामवाची संज्ञा का प्रयोग है। तो मैंने आपको बताया कि शिवनाथ नदी को आधार मान करके उसके उत्तर में 18 गढ़ और उसके दक्षिण में 18 गढ़ स्थापित किए गए, जिस आधार पे इसे क्या कहा गया? छत्तीसगढ़ कहा गया। और जो गढ़ है वो क्या है? नामवाची संज्ञा है, जो कि किसके बाद में लगा है? तो 36 के बाद में लगा है। अतः 36 और गढ़ को मिलाकर के क्या बना? छत्तीसगढ़। तो अगली पंक्ति में उन्होंने नामकरण से संबंधित अवधारणा के बारे में बताया। इसके बाद क्या बताया? जहां धान की खेती की जाती है, तो छत्तीसगढ़ की एक भौगोलिक विशेषता के बारे में बताया गया यहां पर कि यहां की जलवायु, मृदा और जल संसाधन किसके लिए उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इसलिए ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अतः यहां पर एक भौगोलिक विशेषता बताई गई कि इस भूभाग से यदि आप गुजर रहे हैं और कहीं पे भी धान की बालियां लहलहाते हुए दिख जाए तो आप कहां पे खड़े हुए? छत्तीसगढ़ की सीमा पर खड़े हुए। इसके बाद अगली पंक्ति में उन्होंने क्या बताया? सींग बाजा का प्रचार और महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है। तो दो सांस्कृतिक विशेषताएं बताई और दोनों सांस्कृतिक विशेषताओं से हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ में कुछ सांस्कृतिक लक्षण देखने को मिलते हैं, वो सांस्कृतिक लक्षण अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा, नामकरण से संबंधित अवधारणा, भौगोलिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में उन्होंने चंद पंक्तियों में सारी की सारी चीजें बखान कर दी। तो इससे बेहतर पंक्तियां छत्तीसगढ़ के बारे में अभी तक मैंने तो नहीं देखी। इसके बाद आप सारी की सारी चीजें बता सकते हैं। तो एक बार मुझे आप बताइए कि यहां तक के कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई तकलीफ? ठीक, ठीक, बढ़े थोड़ा सा आगे। चलिए, इसके बाद देखना है हमें कुछ सामान्य सी जानकारी। क्या देखने वाले हैं? कुछ सामान्य सी जानकारी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताओगे। ये सारी की सारी चीजें आप सभी को पता है, बस मैं एक बार आप लोगों को सुना दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ एक नया नवेला राज्य है क्या? तो बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है जिसका गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ।
ये आप सभी को ज्ञात है पहले से कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस कौन सी है, तो 1 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई है। यह एक नवोदित राज्य है जो कि अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। यह भारत संघ का 26वें नंबर का राज्य है क्या? बिल्कुल है। तो भारत संघ में 26वें नंबर का राज्य कौन सा है? तो आपका छत्तीसगढ़ है। यह अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का, देखिए ये मध्य प्रदेश है ऐसा, और ये ऐसा छत्तीसगढ़ है क्या? पहले क्या हुआ करता था कि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में कोई भी सीमा नहीं थी। तो ये जो मध्य प्रदेश था उसका ये 30.47% हिस्सा हुआ करता था। कौन सा प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था? 30.47% हिस्सा हुआ करता था। इस 30.47% हिस्से में अगर मैं बात करूं तो ये है भाई नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो यदि हम देखें किसके सापेक्ष देखें, मध्य प्रदेश के सापेक्ष देखें छत्तीसगढ़ को, तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्वी हिस्से में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश अपने माता राज्य मध्य प्रदेश का 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ? कौन सा हिस्सा लेकर के अलग हुआ है? दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के कौन अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ। किसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा? तो मध्य प्रदेश का। कितने प्रतिशत हिस्सा? तो 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ। इसके बाद बात करते हैं अगले लाइन में। अगला लाइन क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। इस पे 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। अगला लाइन क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ। इसमें 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे, बस अभी सुन लिए रहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ है। अगला क्या बोला? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य। तो इस पे अगले स्लाइड पे चलते हैं, यहां पे आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन है? तो वन भैंसा है क्या? आपको पता ही है, मैं बस केवल और केवल आपको सुना रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा। राजकीय पक्षी कौन? पहाड़ी मैना। ठीक, छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान दिखाई देती है? तो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देती है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ और ये समुद्री घोड़ा समान दिख रहा है क्या? तो ये भी है छत्तीसगढ़, ये देखिए छत्तीसगढ़ और ये समुद्री घोड़ा लगभग समान दिखाई देता है। इस समुद्री घोड़े को हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिप्पोकैम्पस। ठीक, हिप्पोपोटेमस नहीं याद रखना है, दरियाई घोड़ा नहीं। ठीक, हिप्पोकैम्पस। अब छत्तीसगढ़ राज्य का आदर्श वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। पहले यह क्या हुआ करता था? पहले यह विश्वसनीय छत्तीसगढ़ हुआ करता था, अब क्या हो गया है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल वृक्ष है। बस इतने बारे में अपने को चर्चा करनी थी। राजकीय पशु कौन? वन भैंसा। राजकीय पक्षी कौन? पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष कौन सा? तो साल वृक्ष। आदर्श वाक्य कौन सा? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और समुद्री घोड़े के समान छत्तीसगढ़ की आकृति है। और छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? तो अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ये तो सभी ने सुना है। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा सृजित ये रचना है, जिसे हाल ही में क्या घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल के बारे में। तो क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135, 194, 192, 191, तीनों के तीनों ऑथेंटिक सोर्सेस हैं। 135, 192, 194, 191। हमें किसको याद रखना है? तो 135, 192 को याद रखना है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कौन सा है? 4.11%। अर्थात देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 4.11% हिस्सा कहां पे है? तो छत्तीसगढ़ में। और देश में हमारा स्थान कौन सा है? तो 9वां स्थान। अब अगर आपसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए, किसके अनुसार बताइए? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप 10वां स्थान बताएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये 10वां और 9वें का क्या फेर? तो 10वें का फेर ये है कि 2011 की जनगणना के समय क्या नहीं हुआ करता था? तेलंगाना नहीं हुआ करता था। और
जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, दोनों स्थिति। तो जम्मू कश्मीर हमसे बड़ा राज्य था जिसे हाल ही में विघटन कर दिया गया, जिसका हाल ही में विघटन करके दो छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो उसके बाद हमारा स्थान कौन सा हो गया? 9वां। तो यदि आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 10वां स्थान। और यदि आपसे ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है, तो आप क्या बोलेंगे? 9वां स्थान। क्या यह क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का विस्तार है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 9वां स्थान। क्लियर है? बढ़ते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 2,55,45,198। कितना याद रखना है? 2,55,45,198। हमें इतनी लंबी चौड़ी संख्या याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अभी ये जनसंख्या 2.93 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब 2,55,00,000 से बढ़ करके हम 3 करोड़ के आसपास तक पहुंच गए हैं। तो अगली जो 2021 का जनगणना आएगा उसमें हम आगे बढ़ चुके होंगे। तो अभी 2011 का जनगणना के अनुसार ही अपने को याद रखना है। तो 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है, जिसके अनुसार देश की जो कुल जनसंख्या है 121.0569 करोड़, उसका हम कितना प्रतिशत धारित करते हैं? तो 2.11%। मतलब देश में जितने भी लोग हैं उसके 2.11% लोग कहां निवास करते हैं? तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में निवास करते हैं। अगर हम स्थान देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूछता है लगातार कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन स्थान है? तो 16वां स्थान। लेकिन अभी क्या हो गया? मैंने आपको बताया कि 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई। तो तेलंगाना राज्य की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से ज्यादा है। तो अब हम 17वें स्थान में पहुंच चुके हैं। तो पहले 2011 की जनगणना के अनुसार हम 16वें स्थान में थे, वर्तमान स्थिति में हम 17वें स्थान में पहुंच चुके हैं। क्या यह क्लियर है? यहां तक के कोई भी तकलीफ है तो एक बार बताइए। सूरज जी क्या बोल रहे हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एरिया पे कुछ बोल रहे हैं तो मैं एक बार एरिया को रिपीट करता हूं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर अपने को याद रखना है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ राज्य का, जो कि देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.11% है। और स्थान कौन सा है? तो 9वां स्थान वर्तमान में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा कौन सा स्थान था? तो 10वां स्थान। सॉरी, उल्टा हो गया, नहीं सही तो हो गया, 9वां स्थान। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा 10वां स्थान। क्या यह क्लियर है? चलिए अब यहां पे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। यहां पर 2 लाइन लिखी हुई है राज्य के गठन के बारे में, तो थोड़ा सा संविधान से रिलेट करेंगे अपन। संविधान क्या होता है? तो संविधान नियमों का एक पुलिंदा होता है। एक ऐसा विधि, एक ऐसी विधि, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कायदा, एक ऐसा कानून, एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसी रूढ़ी, एक ऐसी प्रथा जो देश के समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, उसे ही संविधान कहा जाता है। अब इस संविधान में मुख्य तौर पे 2 चीजें होती हैं। एक होता है अनुच्छेद और एक होता है अनुसूची। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ अनुच्छेदों में। भाग 1 किस पे चर्चा करने वाले हैं? भाग 1 पे। इस भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद। इस 4 अनुच्छेदों में हमारे काम के 2 अनुच्छेद, 3 और 4। कौन से अनुच्छेद? 3 और 4। लेकिन हम समझेंगे चारों को। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 भारत एक संघ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? भारत एक संघ। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, बस हल्के से। इसमें 3 लोग शामिल होंगे। राज्य, जैसे इस क्लास में अभी मैं देख रहा हूं कि 40-50 लोग शामिल हैं।
वैसे ही इस भारत संघ में कितने लोग शामिल हैं? राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। ठीक, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बस मैं आपको हल्का सा बता करके निकल रहा हूं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की, जो हमारे काम के। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन की प्रक्रिया दी गई। किसकी प्रक्रिया दी गई है? राज्यों के गठन की प्रक्रिया। ठीक, यह है भारत देश। ठीक, ये भारत देश की मुख्य सीमा है। दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ज्यादा मैं संविधान में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल और केवल हमारे समझने के लिए एक सामान्य शब्द में बता रहा हूं। ठीक, ये भारत देश की मुख्य सीमा है। इस भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर, भारत देश के मुख्य सीमा के भीतर यदि कोई राज्य है, जैसे मान लेते हैं ये महाराष्ट्र है, पुराना महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र को तोड़ करके मैंने क्या बना दिया? गुजरात बना दिया। क्या बोला? भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर, मैं केवल और केवल एक लाइन का प्रयोग कर रहा हूं, भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर किसी राज्य, पहले से बना हुआ राज्य है ना, पहले से बना हुआ राज्य, जैसे महाराष्ट्र एक राज्य था, उसको तोड़ करके मैंने क्या बना दिया? गुजरात बना दिया। यहां पर एक राज्य है बिहार, उस बिहार को तोड़ करके मैंने झारखंड बना दिया। यहां पर एक राज्य है जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, उसको तोड़ करके नागालैंड बना दिया, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसको तोड़ करके मैंने उत्तराखंड बना दिया। इसका मतलब, एक लाइन समझिएगा, भारत देश के मुख्य सीमा के भीतर किसी एग्जिस्टिंग राज्य, किसी पहले से बने हुए राज्य के कुछ हिस्से को अलग करके नया राज्य बना दिया, दो राज्यों के हिस्से को अलग करके मिला करके क्या बना दिया? एक नया राज्य बना दिया, या राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिया। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हो रहा है? अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। कौन से अनुच्छेद के तहत? बस केवल और केवल एक शर्त है। क्या शर्त? भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर होना चाहिए और पहले से राज्य होना चाहिए। पहले से क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए, केंद्र। ठीक, क्लियर है? तो भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर यदि किसी राज्य के किसी हिस्से को तोड़ करके, किसी दो राज्य के किसी हिस्से को मिला करके यदि नए राज्य का गठन किया जाता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। अतः छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश तो पहले से एक राज्य था और भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर भी है। क्या? तो भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर जो मध्य प्रदेश है वो पहले से राज्य था, उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से को तोड़ करके 30.47% हिस्से को तोड़ करके एक नए राज्य का गठन किया गया। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। अतः यहां पर इसीलिए लिखा है क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। वीडियो दिख नहीं रही है? रोज सभी को नहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों को बस नहीं दिख रहा है? देखिए वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक, रिज्वाइन करिए साहब, रोमन कुमार जी। चल, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अनुच्छेद 3 में एक बार मुझे लिख करके बताइए तो। ठीक, तो क्या समझ में आया अपने को अनुच्छेद 3 में कि भारत देश की मुख्य सीमा के भीतर कोई राज्य है, उससे तोड़ करके अपने को नया राज्य बनाना है। तो कैसा, कौन से अनुच्छेद के तहत बनेगा? अनुच्छेद 3 का। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 2 क्या होगा? भारत देश की मुख्य सीमा के बाहर, भारत देश की मुख्य सीमा के बाहर के किसी क्षेत्र को, जैसे मान लो अमेरिका में नेवाडा है या न्यूयॉर्क सिटी है, उसको भारत ने कब्जा लिया। कल के डेट में मोदी जी वहां जाकर के कब्जा कर देते हैं और उसको भारत देश का अगला राज्य बनाना होगा, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत बनेगा? क्योंकि वो भारत देश की मुख्य सीमा के बाहर है, तो अनुच्छेद 2 के तहत बनेगा। किसके तहत बनने वाला है? अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 भारत की मुख्य सीमा के बाहर और अनुच्छेद 3 भारत की मुख्य सीमा के भीतर, बस यही अंतर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 से समझने से पहले अनुच्छेद 368 में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस एक सेकंड के लिए। अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है? संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? संविधान संशोधन।
ठीक, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। मैं बहुत हल्के में जा रहा हूं ना, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं ना, मैं संविधान का ज्ञाता हूं, मैं आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ समझने लायक बता रहा हूं। देखिए, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला सामान्य संशोधन, दूसरा विशेष संशोधन और तीसरा विशेष संशोधन प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति। यस, समझिए, आप लोग 40 लोग हो, जिसमें से मुझे रोमन जी को, किसको, रोमन जी को समोसा खिलाना है या कुछ खिलाना है, तो मैं रोमन जी से पूछूंगा ना समोसा खाओगे कि मोमोज खाओगे, कि बाकी सारे के सारे 40 लोगों से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। तो रोमन जी से मैंने पूछा कि आप क्या खाओगे, तो रोमन जी ने बताया कि मैं समोसा खाऊंगा, तो मैंने उनको समोसा खिला दिया। वही स्थिति कहां पे है? यहां पर। यहां पर बहुत सीमित लोग, मतलब कोई सामान्य सा विधेयक है, सामान्य सा विधेयक, उस सामान्य से विधेयक पर बात करनी है तो मुझे किससे बात करना पड़ेगा? संसद के सदस्यों से बात करना पड़ेगा। वो भी संसद के कैसे सदस्यों से? तो संसद के आधे से अधिक सदस्य बोल दिए कि भाई ऐसा कर लो तो मैं कर लूंगा। सामान्य सी बात है, ज्यादा लोगों को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आधे से अधिक लोगों के, संसद के आधे से अधिक लोगों के बहुमत से मैं उस प्रस्ताव को पारित कर लूं। लेकिन अब यदि मुझे 2 लोगों को, 2 नहीं 3 लोगों को क्या खिलाना है? कुछ खिलाना है, तो मैं उन पर्टिकुलर 3 लोगों से पूछूंगा कि पूरी क्लास से पूछूंगा कि उनको क्या खिलाया जाए, तो उन 3 लोगों से पूछूंगा। तो उस 3 लोगों की बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी ना, अर्थात एक विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ ऐसा कार्य है जो थोड़ा सा बड़ा है, एकदम बड़ा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो उस स्थिति में मुझे किससे पूछना पड़ेगा? अगेन संसद के सदस्यों से पूछना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैं सामान्य विधेयक के समान उसे ट्रीट नहीं करूंगा, तो उसे विशेष बहुमत से पारित करवाऊंगा। तीसरा, कोई बड़ा मुद्दा है जिससे पूरे का पूरा देश प्रभावित हो रहा है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे जीएसटी। क्या जीएसटी आने से जम्मू कश्मीर प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। क्या केरल भी प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैं प्रभावित होऊंगा? तो बिल्कुल होऊंगा। तो जीएसटी आने से पूरे देश का हर नागरिक प्रभावित हुआ है, तो इस प्रभावशीलता को देखते हुए यहां पर विशेष या सामान्य बहुमत से काम नहीं चलेगा। तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता तो होगी ही होगी। उसके बाद मैं एक एक राज्य के पास जाकर के पूछूंगा कि क्या भाई मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं ऐसा कर लूं? तो अगर आधे से अधिक राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 का आधा 14 प्लस 1 15 राज्य बोल दें कि भाई कर ले, तो मैं क्या कर लूंगा? उस विधेयक को पारित कर दूंगा। तो जीएसटी में ऐसा ही हुआ, पहले संसद से पूछा गया, फिर राज्यों के पास गया और राज्यों ने भी क्या बोल दिया कि लागू कर लिया जाए। अब यहां पे सर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो आइए बात आता हूं कि ये चर्चा क्यों की जा रही है। अब मुझे बताइए कि इस छत्तीसगढ़ को अलग करना है मध्य प्रदेश से, तो क्या जम्मू कश्मीर को प्रभाव पड़ रहा है क्या? क्या झारखंड को कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? क्या उड़ीसा को कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं। तो किसको प्रभाव पड़ रहा है? मध्य प्रदेश को। तो ऐसे में केवल और केवल मध्य प्रदेश को मुझे समोसा खिलाना है, तो मैं मध्य प्रदेश से पूछूंगा कि उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर से पूछूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे किस प्रकार की प्रक्रिया लागू होगी। किस प्रकार की प्रक्रिया लागू होगी बताइए? किस प्रकार की प्रक्रिया लागू होगी? वेरी गुड। आधे से अधिक बहुमत, संसद के सामान्य बहुमत से क्या पारित किया जा सकता है? राज्य के गठन की प्रक्रिया वाला विधेयक पारित किया जा सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला कि मैं कान पकड़ूंगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ूंगा। तो कैसे पकड़ूंगा? ऐसे पकड़ूंगा। मतलब यहां पे बोला कि अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया दी गई वो अनुच्छेद 368 में वर्णित सामान्य संशोधन के समान होगी। किसके समान होगी? सामान्य संशोधन के समान होगी। लेकिन उसे क्या नहीं कहा जाएगा? संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो इसे एक नया नाम दिया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। स्टार प्लस का टैगलाइन, रिश्ता वही सोच नहीं। वैसे ही यहां पर खाना आलू ही है, लेकिन उसको आलू ना बोल करके क्या बोलेंगे? फ्रेंच फ्राइज बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज। मतलब प्रक्रिया पूरी की पूरी वही है। आधे से अधिक बहुमत से हम पारित कर लेंगे संसद के, लेकिन उसे क्या नहीं बोल रहे हैं? संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अतः छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसी संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है क्या? तो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि उसे संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे। तो किसके माध्यम से हुआ है?
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के माध्यम से हुआ है। ये कौन बोला? अनुच्छेद 4 बोला। ठीक, अतः छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया है। तो आप बोलेंगे क्या किया गया है? तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 लाया गया है। क्या यह क्लियर है? बाकी लोग बताएंगे क्लियर है। ठीक, तो इस स्लाइड में कोई भी तकलीफ नहीं है तो अपन आगे बढ़े। चल बढ़ते हैं फिर। देखिए, इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब जारी किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है ये 4 सितंबर 2001 को जारी किया गया। कब जारी किया गया है? तो 4 सितंबर 2001 को जारी किया गया छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह। सर 6 पॉइंट को डील करिए। कौन सा 6 पॉइंट? रामेश्वरी जी बताइए कौन सा 6 पॉइंट? 1 2 3 4 5 6। हाँ, कौन सा 6 पॉइंट मैडम बताएंगे एक बार? राज्य निर्माण हेतु संविधान संशोधन नहीं किया गया उसको। देखिए, यहां पर अपन ने देखा कि इस जगह पे हमने देखा कि संविधान संशोधन कहां पे लिखा गया है? तो अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। उसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं, मैंने आपको बताया, आधे से अधिक, 2/3 और 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य। यहां तक के तो क्लियर था। उसके बाद मैंने बताया कि अनुच्छेद 4 ने कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 में राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया दी गई वो किसके समान है? अनुच्छेद 368 में वर्णित सामान्य संशोधन की प्रक्रिया के समान है। लेकिन उसे क्या नहीं कहा जा रहा है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाएगा। अतः संविधान संशोधन की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया हुई। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके के समान प्रक्रिया हुई, लेकिन उसे क्या नहीं बोल रहे हैं? संविधान संशोधन नहीं बोल रहे हैं। उसे क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जा रहा है। तो टेक्निकलिटी के हिसाब से आप देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए क्या कोई संविधान संशोधन हुआ है? तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप ही ने तो कहा, अनुच्छेद 4 ने तो कहा कि संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। तो क्या कहा जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो रिश्ता वही सोच नहीं के तहत हुआ वही है, लेकिन नाम अलग है। तो अब क्लियर है क्या रामेश्वरी जी, जोशी जी? ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। राजकीय चिन्ह पे चर्चा कर रहे थे क्या? हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न यहां पे यह पूछा जाता है कि राजकीय चिन्ह कब जारी किया गया? तो 4 सितंबर 2001 को। अब इसमें है क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये बाहर एक गढ़नुमा संरचना दिख रही है क्या? पहले ही सबसे आज की क्लास के सबसे शुरुआती मिनटों में अपन ने चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। तो उन्हीं छत्तीसगढ़ों को दर्शाते हुए इस बाह्य दीवार को बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ों से गिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है ये। और ये छत्तीसगढ़ कौन से कलर में बना हुआ है? तो हरे रंग में बना। कौन से रंग में बना है? हरे रंग में। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो गढ़ बना हुआ है वो कौन से कलर का बना हुआ है? तो हरे कलर का बना हुआ है। कितने गढ़ बने हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ बने हुए हैं। दूसरा, ये देखिए, यहां पर ये बीचों बीच कुछ दिख रहा है क्या? सुंदरलाल शर्मा जी की पंक्तियां याद करिए, जहां धान की खेती की जाती है, तो उसी चीज को परिलक्षित करता है ये चिन्ह। तो धान की बालियां लहलहाते हुए दिख रही हैं क्या? अभी धान की बालियां कौन से कलर की दिखाई दे रही हैं आपको? येलो, थोड़ा सा सुनहरा। तो याद रखिएगा, यहां पे धान की बालियों का कलर क्या है? तो सुनहरा रंग है। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक, ये
ये बिजली छत्तीसगढ़ एक सरप्लस स्टेट है क्या? बिजली के मामले में, विद्युत के मामले में हम सरप्लस स्टेट हैं, दूसरे राज्यों को क्या देते हैं? बिजली देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात आपको याद होगी, अभी तो हसदेव वाला मुद्दा चल रहा है, तो भाई हसदेव बचाओ। तो हसदेव वाला मुद्दा चल रहा है, तो कुछ दिन पहले कौन आए थे हमारे यहां? मुख्यमंत्री जी आए थे राजस्थान के, अशोक गहलोत जी। वो क्यों आए थे? बिजली की मांग करने ही तो आए थे क्या? तो हम दूसरे राज्यों को विद्युत प्रदाय करते हैं, तो हमारे यहां सरप्लस स्टेट है छत्तीसगढ़, विद्युत के मामले में सरप्लस स्टेट है, उसी को दर्शाता है ये चिन्ह। ये विद्युत का चिन्ह है, अर्थात ऊर्जा का चिन्ह है। तो ऊर्जा का चिन्ह कौन से रंग में बना हुआ है? तो नीले रंग में। ये देख रहे हैं विद्युत का, इस प्रकार से ही बनता है, तो ये विद्युत का चिन्ह है। क्या यह क्लियर है? ठीक। इसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में अनेकों नदियां हैं क्या? आपको पता है महानदी है, शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है, पैरी नदी है, मांड नदी है, सोंडूर नदी है, ईब नदी है, इंद्रावती नदी है, ठीक, सोन नदी है, कन्हार, रिहंद, अलग अलग प्रकार की नदियां हैं। तो छत्तीसगढ़ अगर बात की जाए तो नदियों अर्थात जल संसाधन से परिपूर्ण एक राज्य है। तो उस जल संसाधन से परिपूर्ण राज्य को दर्शाते हुए यहां पे लहलाते हुए अर्थात लहर को दर्शाते हुए यहां पे 3 चिन्ह बनाए गए। ये 3 चिन्हों का कलर कौन सा है? तो तिरंगे रंग में, अर्थात संतरा, सफेद और हरा। तो तिरंगे रंग में किस चीज को दर्शाया गया है? यहां पे नदियों को दर्शाया गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है? बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है? तो भारत देश का प्रतीक चिन्ह, जिसे हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, सारनाथ का अशोक स्तंभ, यह कौन से रंग में बना हुआ है? लाल रंग। और बीचों बीच एक वाक्य लिखा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार आप देखिए इतनी सारी चीजों को आदर्श चिन्ह में समाहित किया गया है। हाँ जोशी जी, मोनिका जोशी जी, इस बार आपको क्या डाउट है? मोनिका जी, ठीक, लिख दीजिएगा, आगे मैं आकर के आपके डाउट को क्लियर करूंगा। बढ़े आगे। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा प्रशासनिक पद सोपान देखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लगे छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, शुरुआती स्लाइड्स में, कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो हमने देखा था सामान्य परिचय पढ़ना है, तो सामान्य परिचय हो गया क्या? मेरे ख्याल से सामान्य परिचय में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सामान्य परिचय एकदम क्लियर था। अब हम क्या देख रहे हैं? प्रशासनिक पद सोपान देखने वाले। तो आइए देखते हैं भाई प्रशासनिक पद सोपान। प्रशासनिक पद सोपान का तात्पर्य हायरार्की, ठीक, उस हायरार्की के बारे में चर्चा करने वाले। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा क्या है? तो स्वयं छत्तीसगढ़ है क्या? सबसे ऊंचे ओहदे पर कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य। अगर मैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखूं तो सबसे ऊंचाई पर कौन है? तो सबसे ऊंचाई पर स्वयं छत्तीसगढ़। इस राज्य के बाद क्या आता है? संभाग आता है क्या? इस राज्य के अंदर कौन है? संभाग है। इस संभाग के बाद कौन है? तो जिला है क्या? इस जिले के अंदर कौन है? अनुविभाग है क्या? इस अनुविभाग के अंदर कौन है? तो तहसील और विकास खंड है क्या? ठीक, इस तहसील और विकास खंड के बाद कौन है? तो राजस्व क्षेत्र है क्या? इस राजस्व क्षेत्र के बाद कौन है? तो पटवारी हल्का है क्या? और इस पटवारी हल्के के बाद कौन है? ग्राम है क्या? ठीक, चलो एक बार देखिए तो इस प्रशासनिक पद सोपान में हम क्या देख रहे हैं?
तो प्रशासनिक पद सोपान के तहत सबसे ऊंचे स्तर पे कौन है, सबसे ऊपरी स्तर पर कौन है, तो राज्य है। उसके बाद कौन है, तो संभाग है। उसके बाद कौन है, तो जिला है। उसके बाद कौन है, तो अनुविभाग है। उसके बाद कौन है, तो तहसील और विकासखंड है। उसके बाद कौन है, तो राजस्व क्षेत्र है। उसके बाद कौन है, तो पटवारी हल्का है। और उसके बाद कौन है, तो ग्राम। एक बार फिर से, राज्य, राज्य के बाद संभाग, संभाग के बाद जिला, फिर अनुविभाग जिसके भीतर तहसील विकासखंड, फिर राजस्व क्षेत्र, फिर पटवारी हल्का और ग्राम। क्लियर है। अब इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन है ये देखना है। क्या देखना है, इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, तो मुख्य सचिव होगा क्या। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो मुख्य सचिव। यदि मैं बात करूं संभाग की, कि संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन है, तो संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी संभागायुक्त है क्या। संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी संभागायुक्त, या आप इसे कमिश्नर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगर मैं जिले की बात करूं तो जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो जिलाधीश होता है क्या, जिसे आप कलेक्टर भी बोलते हैं, जिलाधीश या कलेक्टर। ठीक। या दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अब अनुविभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो अनुविभाग का प्रमुख अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी होता है क्या। कौन होता है, अनुविभागीय दंडाधिकारी, अर्थात एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब यदि बात की जाए तहसील की, तो तहसील का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो तहसीलदार होता है क्या। और यदि बात की जाए विकासखंड की, तो विकासखंड का सबसे प्रमुख अधिकारी विकासखंड अधिकारी होता है क्या। ठीक। यदि राजस्व क्षेत्र की बात की जाए, तो यहां पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक होता है क्या। कौन होता है, राजस्व निरीक्षक। पटवारी हल्के में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, तो पटवारी होता है। और ग्राम में प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, तो कोटवार होता है क्या। सचिव नहीं बोलेंगे, है ना। सचिव जनपद पंचायत सचिव होता है, मतलब वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो वो पंचायती राज व्यवस्था का सचिव। ठीक। चलिए, तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं। राज्य, राज्य का प्रमुख कौन, मुख्य सचिव। राज्य के बाद संभाग, संभाग का संभागायुक्त या कमिश्नर। जिले का कौन, डीएम। अनुविभाग का कौन, एसडीएम। तहसील का कौन, तहसीलदार। विकासखंड का कौन, विकासखंड अधिकारी। राजस्व क्षेत्र का कौन, आरआई। पटवारी हल्के का कौन, पटवारी। और ग्राम का कौन, तो कोटवार। क्या यह क्लियर है। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, कंपैरेटिव स्टडी करूंगा, कंपैरिजन करेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय से वर्तमान की स्थिति को। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। और आज कौन सी तिथि है, तो 2022 की तिथि चल रही है, मई 2022 की। अगर बात की जाए संभाग की, किसकी बात कर रहे हैं, संभाग की, तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हुआ करते थे, तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग हुआ करते थे। और वर्तमान में कितने संभाग है, तो 5 संभाग है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में जिलों की, किसकी बात की जाए, जिलों की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य गठन के समय कितने जिला हुआ करते थे, तो 16। और वर्तमान में कितने हैं, तो 28। 28 के अलावा 5 और कतार में है क्या, 5 और कतार में है। तो जब बन जाएंगे तब अपन उस 5 जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो आपको याद रखना है कि 28 जिले ही हैं। कितने जिले हैं अभी, 28 जिले। तो 28 जिलों के बारे में याद रखना है, 5 कतार में। यदि मैं बात करूं तहसीलों की, अगर मैं बात करूं तहसीलों की, तो तहसील हुआ करते थे 96। आज एग्जैक्ट डेटा जो डीपीआर ने जारी किया है, डिपार्टमेंट ऑफ
पब्लिक रिलेशन उन्होंने कितना डेटा जारी किया है, 202 का डेटा जारी किया है। हालांकि तहसील निरंतर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उस पाकिस्तानी बच्चे से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वो बोलता था तू भी मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है, तुम मेरा दुश्मन हो, ऐसा बोल के वो बोलता था। हमारे मुख्यमंत्री जी जहां कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तू भी मेरा तहसील है, तू भी मेरा तहसील है, तू भी मेरा जिला है, तू भी मेरा जिला है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार नए नए प्रशासनिक संरचना का सृजन होता जा रहा है, प्रशासनिक जो यूनिट्स हैं, प्रशासनिक इकाइयां हैं, उनका सृजन होता जा रहा है। तो उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी की स्थिति में 202 हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक, यदि विकास खंड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, विकास खंड की, तो विकास खंडों की संख्या राज्य गठन के समय थी 146 और वर्तमान में भी है 146। तो याद रखना है, संभाग कितने हुआ करते थे, तो 3 हुआ करते थे, वर्तमान में कितने हैं, तो 5 है। जिले कितना हुआ करते थे, तो 16 हुआ करते थे, वर्तमान में कितने हैं, तो 28 है, 5 कतार में है। तहसील कितने हुआ करते थे, तो 96, वर्तमान में कितने हैं, 202 प्लस। विकास खंड कितने थे, तो 146, वर्तमान में कितने हैं, 146। अब महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करने वाले हम, तो पूरा का पूरा ध्यान यहां पर देंगे, पूरा का पूरा ध्यान हम यहां पे देंगे और समझेंगे कि तहसील क्या होता है और विकास खंड क्या होता है। हम केवल रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में फलाना फलाना तहसील है, फलाना फलाना विकास खंड है, लेकिन अपने को समझ ही नहीं है कि तहसील क्या है, विकास खंड क्या है। तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उस 2 प्रश्न के आधार पर आप मुझे बताइए। ठीक, मान लीजिए कि आपने घर खरीदा, क्या खरीदा, एक घर खरीदा, तो उसका रजिस्ट्री करवाना पड़ता है क्या? तो रजिस्ट्री कराने के लिए आप बोलोगे उप पंजीयक के ऑफिस में जाता हूं, मान लिया। लेकिन वो उप पंजीयक का ऑफिस किसके ऑफिस के भीतर रहता है? तहसीलदार के ऑफिस के भीतर रहता है कि विकासखंड अधिकारी के ऑफिस के भीतर रहता है? तहसीलदार के ऑफिस में रहता है या विकासखंड अधिकारी के ऑफिस में रहता है? तो याद रखना, जब कभी भी आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आप तहसीलदार ऑफिस के सन्निकट कहीं पे जाते हैं। ठीक, और आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पैसा दे करके आते हैं कि पैसा ले करके आते हैं? पैसा दे करके आते हैं कि पैसा ले करके आते हैं? पैसा दे करके आते हैं ना। किस रूप में पैसा देते हैं? वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, वैसा वाला पैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप स्टाम्प ड्यूटी दे करके आते हैं, बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि पहली चीज, हम रजिस्ट्री कराने तहसील ऑफिस में जा रहे हैं और पैसा स्टाम्प ड्यूटी के तौर पे दे करके आ रहे हैं। ठीक, दूसरा चीज, अब आप 2 भाई हो, ठीक, वही जी, आप 2 भाई हैं, ठीक। 2 भाइयों में आपके पिताजी ने क्या किया, आपके घर को 2 भागों में बांट दिया कि ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा आपके भाई का। अब मान लो कि आपको ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, आपको ये वाला हिस्सा चाहिए था, आपको लगता है ये हिस्सा बड़ा है, और आपके भाई को लगता है मुझे जो मिला है वो मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे आपका वाला हिस्सा चाहिए। मतलब आपको उनके हिस्से में इंटरेस्ट है, उनको आपके हिस्से में इंटरेस्ट है, और दोनों के बीच विवाद हो रहा है कि नहीं, और आपके पिताजी ने बोल दिया जिसको जो दिया हूं वही आपका रहेगा। अब दोनों मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस के पास जाएंगे, वहां तक तो ठीक है, वो मारपीट के लिए जाएंगे, लेकिन इस भूमि के विवाद के निपटारे के लिए किसके पास जाएंगे? तहसीलदार के पास जाएंगे कि विकासखंड अधिकारी के पास जाएंगे? जो केस लगेगा वो तहसील ऑफिस में लगेगा कि विकासखंड अधिकारी के ऑफिस में लगेगा? ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसा विवाद का निपटारा तहसीलदार के ऑफिस में होता है। तो इस दोनों ही स्थिति में 2 कंडीशन मैंने आपको बताया, एक कंडीशन में आप रेवेन्यू दे करके आ रहे हैं और दूसरे कंडीशन में भूमि से संबंधित कोई विवाद है या भूमि से संबंधित कोई भी मामला है, तो उस सब के लिए आप किस ऑफिस में जा रहे हैं? तहसीलदार के ऑफिस में। तो याद रखिए, भूमि और पैसा, राजस्व है ना, प्रॉपर शब्द क्या होगा, भूमि और राजस्व संबंधी कोई भी मामला कहां देखा जाएगा? तो तहसीलदार के ऑफिस में। अतः तहसील क्या है? तहसील एक राजस्व इकाई है। कैसी इकाई है? तहसील एक राजस्व इकाई है, जहां पर भूमि और पैसा मतलब राजस्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाता है। किसका निष्पादन किया जाएगा? भूमि और राजस्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन कहां पे किया जा रहा है? तहसील में किया जा रहा है। क्लियर है क्या? और आसान शब्दों में समझाऊंगा, भी एक अच्छे शब्दों में समझ लीजिए। अब बात करते हैं विकास खंड की। तो यदि आपको अपने घर के बाजू में रोड बनवाना है तो तहसीलदार के पास जाके खड़े होगे कि विकासखंड अधिकारी के पास जाके खड़े होगे? बताइए। विकासखंड अधिकारी के पास। यदि नहर बनवाना है, नाला बनवाना है, तो विकासखंड अधिकारी के पास। तो विकासखंड क्या है? तो विकासखंड एक प्रशासनिक इकाई है जहां पे विकास कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
तो तहसील एक राजस्व इकाई है, जबकि जहां पर भूमि और पैसे से संबंधित कार्यों का निष्पादन होता है, और प्रशासनिक इकाई कौन है? विकासखंड, जहां पे प्रशासन और विकास संबंधी कार्यों का निष्पादन होता है। अब इसको आसान शब्दों में समझेंगे भोई जी, सामान्य शब्दों में समझेंगे। देखो, आप लोग किसी दुकान में गए या उड़ान कोचिंग में ही आए, ठीक, उड़ान कोचिंग में आए और फीस जमा किया, तो फीस कहां पे जमा करोगे? ऑफिस में जमा करोगे कि क्लासरूम में जमा करोगे? ऑफिस में जमा करोगे ना। तो एक तहसील वही ऑफिस है जहां पे पैसे कलेक्ट कर रही है। मतलब तहसील सरकार का एक ऐसा दुकान है जहां पे सरकार पैसे कलेक्ट करती है। तो सरकार पैसे कहां से कलेक्ट कर रही है? तहसील से। लेकिन क्या कोचिंग में पैसे ऑफिस में खर्च किए जाते हैं कि क्लासरूम में खर्च किए जाते हैं? क्लासरूम में। तो याद रखिएगा, सरकार यहां से पैसे वसूलती है और यहां पे पैसे खर्च करती है। तो यहां पे पैसे खर्च हो रहे हैं और यहां पे पैसे वसूले जा रहे हैं। अर्थात सरकार का एक ऐसा दुकान जहां से सरकार पैसे वसूलती है उसे तहसील कहते हैं, और सरकार जहां पे पैसे खर्च करती है उसे विकासखंड कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि गोधन न्याय योजना फलाना फलाना तहसीलों में लागू हुई, ऐसा आपने कहीं पे भी पेपर में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि गोधन न्याय योजना में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो यहां से पैसे वसूलती है, यहां पे पैसे खर्च करती है। तो कोई भी योजना कहां पे लाएगी? तहसील में लाएगी कि विकासखंड में लाएगी? विकासखंड में लाएगी, तहसील में नहीं लाएगी। तो याद रखना, गोधन न्याय योजना कहां पे लागू होगी? तो फलाना फलाना विकासखंडों में लागू होगी, ना कि फलाना फलाना तहसीलों। लेकिन यदि पैसा वसूला जाएगा तो कहां से वसूला जाएगा? तो तहसीलों के माध्यम से। क्या यह क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आपसे और डिटेल में पूछता हूं। मान लो रायपुर में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? रायपुर में सूखा पड़ गया। तो रायपुर तहसील में सूखा पड़ा है कि रायपुर विकासखंड में सूखा पड़ा है? विकासखंड में कि तहसील में? ठीक, याद रखिएगा। हाँ, क्या लिख रहे हैं आप लोग? विकासखंड। तो भाई साहब, जो विकासखंड लिख रहे हैं वो समझिएगा। ठीक, मैंने आपको क्या बताया? तहसील एक राजस्व इकाई है जहां पे भूमि और पैसे से संबंधित। तो धान कहां पे उग रहा है? भूमि में उग रहा है क्या? सूखा भी कहां पे पड़ेगा? भूमि में पड़ेगा। अर्थात कहां पे सूखा पड़ेगा? रायपुर तहसील में, ना कि रायपुर विकासखंड में। क्लियर है? तो भूमि से संबंधित कहीं पे भी कुछ भी आता है तो वो तहसील दिखाएगा। ठीक, पटवारी कहां काम करता है? तो तहसील में काम करता है। क्यों? क्योंकि भूमि के नाप जोख से संबंधित कार्य करता है। तो कहां पे काम कर रहा है? तहसील में। अब यदि कोई भी योजना लागू करने की बात हो तो वो कहां पर लागू होगी? विकासखंड में लागू होगी। जैसे पैसा खर्च करना है, मुझे 100 रुपए निकालना है और 100 रुपए निकाल करके रायपुर में खर्च करना है, तो मैं रायपुर तहसील में नहीं खर्च कर रहा हूं, रायपुर विकासखंड में कर रहा हूं। लेकिन यदि मुझे पैसे वसूलने हैं या सूखा पड़ा है उसका रिकॉर्ड निकालना है तो मैं कहां का निकालूंगा? रायपुर तहसील का। क्या यह क्लियर है? ठीक, तो आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूं, समय हो चुका है अगली क्लास का। ठीक, आशा करता हूं आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई है डाउट तो लिख दिए रहिए, मैं कल आकर के आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास